हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है, प्लस उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सारे पेपर डिस्कस करेंगे। गुजराती में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, ऐसे में क्या करना है, GS1 GS2 GS3 सारे पेपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है जो बच्चे जीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं 7 जनवरी को और जिनका कट ऑफ रेंज अच्छा आ रहा है, वो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें मार्किंग स्कीम के साथ साथ आपको कैसे सिलेबस को कवर करना है, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। प्लस जो नए बच्चे हैं जो जीपीएससी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन होता है ना, वही आपको जीपीएससी क्लियर करने में हेल्प करेगा। मतलब कि जीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन आपका जो मेरिट डिसाइडिंग पेपर होता है ना, वो मेंस एग्जामिनेशन पेपर होता है। तो इस एग्जामिनेशन को कैसे पास करना है, कैसे अच्छे अंक स्कोर करने हैं, कैसे आपको इस एग्ज़ाम, ये जो मेंस एग्ज़ाम होता है, वो आपको सही रैंक तक, सही पोजीशन तक पहुंचाएगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो प्योरली डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होता है और इसमें टोटल 6 एग्जाम होते हैं। और एक और बात बता दूं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो जीपीएससी दे रहे हैं तो उनके लिए एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। सिर्फ 6 पेपर होंगे। पहला गुजराती का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा ऐसे का, चौथा GS1 GS2 GS3। ठीक है, ये सारा अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो ये तो सब आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको जो अलग से प्रिपेयर करना है वो गुजराती लैंग्वेज का पेपर आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सारे ही पेपर जो होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, 3 3 घंटे के सारे पेपर होते हैं। और सारे जो पेपर होते हैं उनका मार्क जो होता है 150 मार्क होता है। हर पेपर जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स जो होता है रिटन एग्जामिनेशन का, मेंस एग्जामिनेशन का, वो 900 मार्क्स होता है। तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं या आपके जो रैंक आती है वो इन्हीं 900 मार्क्स में से आती है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट क्वालिफाइड डिक्लेयर होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसके बाद उनको मेंस एग्जामिनेशन लिखने का मौका मिलता है। और अगर आप इस मेंस एग्जामिनेशन से अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो वो आपको एक अच्छी रैंक तक लेके आ जाता है, जो आपको जीपीएससी के क्लास 1 2 ऑफिसर बनने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मतलब कि इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होता है। और जो लोग मेंस को क्वालिफाई कर पाते हैं वही इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स होते हैं वो टोटल 1000 मार्क्स होते हैं और इसी के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया, आपकी रिटन स्किल्स बहुत, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका रिटन एग्जाम बहुत अच्छा गया है, अगर 900 में से आपने अच्छा स्कोर किया है, तो पर्सनालिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। वो आपको रैंक दिलाने में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है तो भी। लेकिन अगर आपका रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया है और सिर्फ आप इंटरव्यू में फोड़ कर आ गए हो, तो आपकी रैंक, आप भले ही आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपकी जो रैंक है वो अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट कसौटी होती है जीपीएससी क्लास 1 2 एग्जाम के लिए, कि आपको मेंस एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, जब आप मेंस एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी में आपका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, मेंस आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना है 100 मार्क्स का। और ये 900 प्लस 100 मिलके ही आपके क्या बनाएंगे, 1000 में बनाएंगे, और जिसमें से आपका मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा कि किस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या सिलेबस होता है और किस चीज़ों पे फोकस करना होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी मार्किंग स्कीम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ही पेपर आपका गुजराती लैंग्वेज का होता है। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो हिंदी अदर स्टेट से हैं, जिनको गुजराती का प्रॉब्लम है, गुजराती नहीं आती है, तो मैं उनको बताऊंगी कि गुजराती सीखना उतना टफ नहीं
नहीं है, काफ़ी ईजी है। आप आराम से यूट्यूब की हेल्प से या फिर कोई गुजराती लैंग्वेज का टीचर आप रख सकते हैं, उससे आराम से आप एक पेपर के लिए गुजराती आराम से सीख सकते हैं। ठीक है। सिर्फ 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 आवर्स का होता है। आपको अगर आपको हिंदी आती है ना, तो हिंदी को आप पढ़ के देखिए, हिंदी को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है गुजराती। अगर आपको हिंदी आती है ना, तो आप आराम से गुजराती सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगी। आपको इसमें निबंध लेखन के लिए आएगा, गुजराती में आपको निबंध लेखन आना चाहिए, विचार विस्तार करना आना चाहिए, संक्षेपीकरण करना आना चाहिए। देखो ये पूरा आप अगर आपने हिंदी को पढ़ेंगे ना, तो हिंदी जैसा ही लग रहा है, संक्षेपीकरण, बस कुछ कुछ वर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं। ये देखो विचार विस्तार लिखा है, यहाँ पे निबंध लिखा है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। फिर गद्य समीक्षा करने को आती है, ठीक है, आपको गद्य की समीक्षा करना है। फिर आपको औपचारिक भाषा को तैयार करना है, जैसे कि स्वागत कैसे करना है, उद्घाटन वगैरह, पत्रकार, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। शिक्षण नीति विषय में आपको समस्या कुछ भी आ रही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना है, औपचारिक भाषा तैयार करनी है। उसके अलावा निवेदन तैयार करना है। देखो कैसे करना है, प्रचार माध्यमों माटे निवेदन तैयार करना है, निवेदन लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पत्र लेखन आना चाहिए। कौन कौन से विषय ये इसमें लिखे हैं, आपको ये सारी चीज़ों पे पत्र लेखन आना चाहिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें पूछा जाता है, लेकिन सबसे भाषांतर लिखना आना चाहिए, अंग्रेजी से गुजराती में कन्वर्ट, गुजराती से इंग्लिश में अनुवाद करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आप गुजराती करेंगे तो ये आपको आ ही जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, संवाद कौशल्य आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको, जैसे ये 10-10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। 10-10 मार्क्स में आपको अब कितना भी अच्छा लिखे, कम से कम आपको 5 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, 7 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप गुजराती व्याकरण कर लेते हैं, तो गुजराती व्याकरण अगर 20 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आपने 20 में से अगर 15 मार्क्स का सही किया है व्याकरण, तो आपको एग्जैक्ट 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो गुजराती व्याकरण आपको ज़रूर करना है। इसमें भी वही छंद आपको करना है, अलंकार करना है, शब्द समूह करना है, ठीक है। लेखन शुद्धि, भाषा शुद्धि, संधि आपको करना है, ठीक है। फिर ये वाक्य 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 वाला, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। तो ये सारा गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है जो मीन्स एग्जामिनेशन में आता है। तो जो गुजराती लैंग्वेज के हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जो गुजरात से हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी ये उतना टफ नहीं है जितना कि यूपीएससी का ऑप्शनल होता है। अगर आप रैंक मतलब क्लास 1-2 ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इस पेपर को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़े दिन में आप आराम से गुजराती सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हिंदी को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है, तो आप आराम से गुजराती कर सकते हैं। क्लास 1-2 ऑफिसर के लिए ये चीज़ आप मिनिमम सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है, 150 मार्क्स का होता है, टाइम जो होता है वो आपके पास 3 आवर्स होते हैं। ऐसे लिखने को आता है, इसमें 250 से 300 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होता है, 20 मार्क का आता है। लेटर राइटिंग करनी होती है, 10 मार्क का लेटर आता है, ठीक है। फिर प्रेस रिलीज या अपील करने के लिए, जो जैसा गुजराती में था वैसा सेम यहाँ पर है, बस लैंग्वेज चेंज है, वो ये इंग्लिश में लिखना है, वो गुजराती में लिखना होता है। फिर रिपोर्ट राइटिंग करना 15 मार्क्स का होता है। विजुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर राइटिंग करना 15 मार्क का होता है, जैसे कोई ग्राफ दे दिया, कोई इमेज दे दिया, या कोई फ्लो चार्ट दे दिया, या कंपैरिजन करने का टेबल दे दिया, उसके ऊपर आपको विजुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर राइटिंग करना होता है। फिर फॉर्मल स्पीच लिखना है, फॉर्मल स्टाइल में, जैसे कि कोई इनॉग्रेशन स्पीच हो गया, कोई एजुकेशनल सेमिनार हो गया, या कोई फॉर्मल सेरेमनी हो गई, उसके लिए आपको लिखना है, जैसा गुजराती में था वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग आपको लिखना है, जैसे 10 वर्ड, प्रिसाइज इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर अ 300 वर्ड पैसेज, कोई 300 वर्ड का पैसेज दिया है तो उसको आपको प्रिसाइज करके 100 वर्ड्स में लिखना है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कॉम्प्रहेंशन रीड करना है, 15 मार्क्स का पेपर रहेगा। 5 एमसीक्यूज रहेंगे और 10 शॉर्ट आंसर रहेंगे। एक पूरा कॉम्प्रहेंशन दिया रहेगा, उसको आपको डिकोड करके 5 एमसीक्यूज के आंसर देने हैं और 10 शॉर्ट आंसर देने, ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश ग्रामर होती है ना, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट्स आते हैं, टेंसेस के, वॉइसेस के, नरेशंस के, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने का, आर्टिकल्स क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं,
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोहेजन डिवाइसेस, ठीक है, वर्ड्स दैट कॉजेज द कंफ्यूजन लाइक होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आपसे पूछी जाती हैं जीपीएससी के इंग्लिश पेपर में। फिर आता है ट्रांसलेशन, ठीक है, तो शॉर्ट पैसेज का ट्रांसलेशन करना होता है आपको गुजराती से इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुजराती पेपर पूरा फिनिश हो जाता है। टोटल 150 मार्क्स का पेपर है। अब देखो कंटेंट सेम ही है गुजराती पेपर का और इंग्लिश पेपर का, दोनों में ही ऐसे लेटर, रिपोर्ट, स्पीच, ये सारी चीज़ें लिखनी है, बट वहाँ पे गुजराती में, यहाँ पर इंग्लिश में, और ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज पेपर होते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे सिर्फ GS1, GS2 और GS3 पे आपको ध्यान नहीं देना है, इन लैंग्वेज पेपर पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि टोटल 900 मार्क्स में से आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो इंग्लिश में स्कोर करना, गुजराती में स्कोर करना ईजी है, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए अभी तक। अगर आपने कोई फोकस इन पे नहीं किया है तो, क्योंकि GS1, GS2, GS3 के सब्जेक्ट तो आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े, लेकिन इंग्लिश और गुजराती आपने प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो इंग्लिश और गुजराती पे आपको ध्यान देना है। और फिर तीसरा पेपर जो होता है वो है ऐसे राइटिंग का, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग आप कब कर सकते हैं, जब आपने GS1, GS2, GS3 पढ़ लिया है, तब आप ऐसे राइटिंग अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, और उन्हीं कंटेंट के ऊपर क्या होता है, आपके पास ऐसे लिखने को आता है, या तो करंट अफेयर का कोई टॉपिक आ जाता है, या फिर एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक आ रहा है, या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है, या सोशल इश्यूज के कोई टॉपिक आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो GS1, GS2, GS3 में कवर हो जाती हैं, और एक आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है ऐसे लिखने का। करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, दूसरा आप अपने स्टैटिक पोर्शन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो उसको इनकलकेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा, ये दो लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में और गुजराती में। जो लोग इंग्लिश मीडियम में रखे हैं उनके लिए इंग्लिश में ऐसे राइटिंग करना है, जो लोग गुजराती मीडियम से अप्लाई किए हैं उनके लिए गुजराती में ऐसे राइटिंग करना है, ठीक है। टाइम कितना होता है, 3 आवर्स का ही टाइम दे रहा होता है आपको। कोई भी 3 ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं, वन फ्रॉम ईच ऑफ 3 सेक्शन इन अबाउट 800 वर्ड्स ईच। 800 वर्ड का एक पूरा ऐसे होता है, और आपको ऐसे 3 ऐसे क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, अच्छा, ये ऐसे लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉलेज और अवेयरनेस चेक करना वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की, और उनकी एबिलिटी कैसी है, कि कैसे वो कंपेयर कर सकते हैं, कैसे वो सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा लिखा समझा है उसको कैसे सस्टेन्ड मैनर में लिख सकते हैं ऐसे के फॉर्म में, उसको चेक करने के लिए ऐसे का पेपर रखा गया है। कंटेंट क्या होता है, मतलब किन टॉपिक्स पे जो है ऐसे आ सकता है लिखने के लिए। करंट अफेयर का कोई टॉपिक आ सकता है, सोशियो पॉलिटिकल इशू कोई चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इशू कोई चल रहा है, सोशियो एनवायरमेंटल कोई इशू चल रहा है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, सिविक अवेयरनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स जो न्यूज़ में है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव कोई टॉपिक है तो उसके वजह से उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेस्टिंग क्या है, ये जो पेपर है वो आपको क्या टेस्ट करेगा, एक तो अपनी आपकी एबिलिटी टेस्ट करेगा कि कैसे आप अच्छा वेल आर्ग्यूड ऐसे लिखते हैं, दूसरा आप कैसे कोहेरेंटली एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को, सीक्वेंशियली कैसे आप ऐसे को लिखोगे, ये सारी चीज़ें बताएगा। फिर उसके अलावा आपको कितना अवेयरनेस है जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसके लिए, वो बताएगा, ठीक है। तो ये इन एरियाज को टेस्ट करता है। फिर इवैल्यूएशन और मार्किंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए, देखो इवैल्यूएशन के लिए पहले तो वो ऑब्जर्व करेंगे जो भी स्टैब्लिश रूल होता है या फॉर्मेट होता है ऐसे राइटिंग का, कि आपने उस फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा, उन रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया, जो ऐसे राइटिंग के रूल्स होते हैं उनको, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेंस का पार्ट, फिर कंक्लूजन, ऐसे ये और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, वो आप जब ऐसे राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, ग्रामेटिकल कितनी करेक्ट एक्सप्रेशन आपने लिखे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं तो वो भी सही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुसना है आपको, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में लेकिन करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्टनेस के साथ आपको एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये आपको चेक किया जाता है। तीसरा चेक किया जाता है कि आपके थॉट एंड एक्सप्रेशन क्या है, उनकी कितनी ओरिजिनलिटी है, उसको चेक किया जाता है आपके ऐसे के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले 3 इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, कौन कौन से हो गए, गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका ऐसे राइटिंग वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है
GS1, GS2, GS3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। अब ये सारे जो पेपर आएंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में और गुजराती लैंग्वेज में। ये भी जो पेपर होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे, इनका भी वेटेज 3 आवर्स का है, ठीक है। अब लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन वाइज मार्क कितने, 10 मार्क्स का है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। इस वजह से टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 150 मार्क्स का पेपर हो गया। मतलब आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क का 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और उनकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 200 वर्ड्स, ठीक है। 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 200 वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा गिवन नंबर ऑफ टाइम, मतलब उसमें 3 घंटे में आपको अगर 200 वर्ड्स के 15 क्वेश्चंस लिखने हैं तो आपके तभी आपके खत्म हो सकते हैं। तो आपको अब आपका जो मेन टास्क होता है मेंस आंसर राइटिंग में, वो यही होता है कि आपने इतना जो सब कुछ पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, जो आपका डिटेल्ड सिलेबस था जो आपने पूरा कवर किया है जीपीएससी के लिए, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको कैसे रिप्रोड्यूस करना है इन 3 घंटे में। और 200 वर्ड्स में आपका इतना सारा कंटेंट जो है वो आपको कैसे 200 आवर्स में 200 वर्ड्स में आपको कंसोलिडेट करना है और अच्छे 200 वर्ड सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक वर्ड लिमिट के ऊपर आपको बहुत काम करना होता है, एक आपकी स्पीड के ऊपर काम करना होता है। यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो पेपर लिखा जाता है वो थोड़ा जल्दी लिख पाते हैं एज कम्पेयर टू गुजराती लैंग्वेज वाले। तो गुजराती लैंग्वेज वालों को ये सजेशन है कि जो गुजराती मीडियम में पेपर लिख रहे हैं वो थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उनका हाथ ज़्यादा अच्छे से लिखने के लिए तैयार होगा गुजराती के लिए, तो वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो उनका स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वालों को प्रैक्टिस दोनों को ही करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप मीन्स क्लियर नहीं कर सकते। एक बार प्रीलिम्स, फिर भी वैसे तो प्रीलिम्स भी अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो कुछ नहीं होता है। प्रीलिम्स के लिए भी जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको एक्यूरेसी नहीं पता चलती है। जब तक आपको एक्यूरेसी नहीं पता है तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सेम चीज़ मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट जीपीएससी क्लास 1 टू 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम जीपीएस गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है। तो इसमें आपको डेली हर टॉपिक को कवर करके, देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, GS1, GS2, GS3 का। आप बस थोड़े से एक दो सब्जेक्ट अलग है, बाकी पूरा सिलेबस सेम है। तो आपको जो मेन सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उनकी आपको, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन लगाया फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का टॉपिक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद, पहले तो आपको उसको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी मेंस के आंसर्स होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो उनके ऊपर, तो ही आप इस जीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आपने इतना करा है ना तो आपको जीपीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना प्लस आंसर राइटिंग करना, ये 4 चीज अगर आपने अपने जीपीएससी एग्जाम के लिए कर ली तो आपकी रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम देखते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में सेम ही सिलेबस है जैसा कि प्रीलिम्स के लिए है। हम लोगों का जो हमारा जो कोर्स है जीपीएससी कोर्स, ठीक है, जीपीएससी 2024 का कोर्स, उसमें हमने प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस एक साथ कवर किया हुआ है। डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में हमने सारे सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड साइट क्या है, उनके सेलियंट फीचर्स क्या है, वैदिक टाइम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, नंदा डायनेस्टी, फॉरेन इन्वेजन, उसके अलावा मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, सतवाहना, कुशाना, गुप्ता, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, विजयनगर एम्पायर, पल्लवास, चोलास, उनके एडमिनिस्ट्रेटर, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी इंस्टीट्यूशन के बारे में देखना है। फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स में फॉरेन ट्रेवलर्स को देखना है, हर्षवर्धन और उनके टाइम और उनके क्या रिलेशन थे। फिर मेजर डायनेस्टीज ऑफ गुजरात, यहाँ पे गुजरात के ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में आप ज़्यादा फोकस नहीं करते थे तो भी चलता था,
लेकिन यहाँ मेंस में आपको करना पड़ेगा। फिर दिल्ली सल्तनत का जो टाइम 1206 से 1526, भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर 1526 से 1707, राइज एंड फॉल ऑफ मराठा एम्पायर, वो आपको अच्छे से देखना है। फिर यूरोपियंस का जब एडवेंट होता है, कैसे एस्टैब्लिश किया, कैसे एक्सपांशन किया, 1757 से 1856 की क्या जर्नी रही उनका, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स क्या थे, परमानेंट सेटलमेंट्स क्या थे, रैयतवारी मालवारी सिस्टम, ये सब कुछ का है। ये सब कुछ हमने जीपीएससी कोर्स में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो हमारा सिविल सिग्नल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा इजीली, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडियन नेशनलिज्म के। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटी 1885 से लेकर 1920 तक। फिर महात्मा गांधी का राइज होना, ठीक है, उनके थॉट्स का इम्पैक्ट, फिलोसफी और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर का क्या इम्पैक्ट हुआ, सरदार पटेल का क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में और पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में। ठीक है। ये सब कुछ देखिए आप प्रीलिम्स के टॉपिक से सेम ही है। लास्ट वीडियो में मैंने प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस डिस्कस किया था, आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं, सेम टू सेम है। डिफरेंस बस यही है, कंटेंट पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है प्लस आंसर राइटिंग करना है, तो आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो सकती है। ठीक है। फिर इंडियन रिवॉल्यूशनरी का क्या रोल था इंडिया में और अब्रॉड में, इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी वो क्या थी, बी आर अम्बेडकर और उनकी लाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, वहां गुजरात मूवमेंट क्या चला, और अदर मेजर मूवमेंट्स इवेंट्स को आपको डिस्कस करना है। ठीक है। फिर आएगा आपका कल्चरल हेरिटेज वाला पार्ट। चलिए कल्चरल हेरिटेज के बारे में देखते हैं। तो इंडियन कल्चर और उसके जो सीलियंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, आर्ट फॉर्म्स पता होना चाहिए, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स की, ये सब आपको पढ़ना है कल्चर में। फिर उसके शेरियंट फीचर्स जैसे इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है। आर्ट एंड क्राफ्ट देखना है, गुजरात का सोशियो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या रहेगा, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा गुजरात के भावे डांस का, उसका गुजरात का फोक कल्चर, ओरल ट्रेडिशन और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी उसकी पैक्युलरिटीज़ और उसके इम्पैक्ट, ये सब आपको आने चाहिए। फिर इन्फ्लुएंस क्या रहा इंडियन सिनेमा और थिएटर पे, थिएटर और सोसाइटी, क्या क्या इंडियन सिनेमा का इन्फ्लुएंस रहा है और थिएटर और सोसाइटी का क्या इम्पोर्टेंस रहा है। फिर गांधी थॉट्स और उसके रेलेवेंस। फिर कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात का कल्चर, ट्राइबल कल्चर, गुजरात फीमेल लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चर में पूछी जाएंगी। तो कल्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, आप ये कल्चर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें गुजरात का कल्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, जिसको आपको किस तरीके से लिखना रहेगा। ठीक है। फिर ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है। तो ज्योग्राफी में तो मेन अगर हम मोटा मोटा लेके चले तो मेनली होता क्या क्या है, पहले आपको स्टार्ट करना होता है बेसिक ज्योग्राफी से। फिर जियोमॉर्फोलॉजी आता है, बेसिक ज्योग्राफी में वही सीजन वगैरह आता है। फिर जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें अर्थ कैसे बना है, जो 3 थ्योरीज होती हैं उनके बारे में आपको देखना होता है। फिर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्लेट्स का मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओशियानिक क्रस्ट कैसे बनी है, ये सारी चीज़ें आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़नी होती है। फिर आता है आपका ओशियनोग्राफी, उसमें आपको ओशियन के बारे में, मिड ओशियनिक रिज क्या होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, ओशियन मार्जिन क्या होती है, वो सब आपको देखनी है। ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। ये आपने पढ़ लिया प्लस इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों ने हमारे कोर्स में कवर किया हुआ है डिटेल में। उसको पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं या फिर आप अपने मेंस एंड आंसर क्वेश्चन राइटिंग करते हैं तो आपको दोनों में ही बेनिफिट मिलेगी। ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स एंड रिसोर्सेज आपको देखने हैं, इंडिया के भी, गुजरात के मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है, क्लाइमेट कैसी है, सॉइल कैसा है, रिवर कैसा है, वेजिटेशन कैसा है,
मेजर रिसोर्सेज लैंड सॉइल रॉक्स मिनरल वाटर वेजिटेशन रिसोर्सेज कैसे हैं, इंडियन ज्योग्राफी में भी देखना है, गुजरात ज्योग्राफी में भी देखना है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा चल रहा है, लाइफ स्टॉक कैसा है, फॉरेस्ट्री कैसा है, फिशरीज कैसी है, सेकेंडरी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसी है, टर्शरी ट्रेड कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, और अदर सर्विसेज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उनके इश्यूज और प्रॉब्लम क्या है, सोशियो एंड डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, एज सेक्स कंपोजिशन कैसा है, ग्रोथ कैसी है, रूरल अर्बन कंपोजिशन कैसा है, एससी कंपोजिशन कैसा है, लैंग्वेज लिटरेसी एजुकेशन, ये आपको सेंसस 2011 के वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ डेटा देखने को मिलेगा। फिर डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर, स्मार्ट सिटीज और उसके सॉल्यूशन, नेचुरल हैजार्ड्स जो आते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, सुनामीज, ड्रॉट, फ्लड, क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, पॉल्यूशन, हैजार्ड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। और ये सब पढ़ने के बाद आपका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन मेन जो टॉपिक है वो आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आया पेपर 1 में, हिस्ट्री के टॉपिक्स आए, ठीक है, दूसरा कल्चर आया और तीसरा ज्योग्राफी आया। ये तीन टॉपिक हैं जो आपको पेपर जीएस पेपर 1 के लिए तैयार करने हैं। वही प्रीलिम्स में पहले पेपर में क्या क्या होता है, हिस्ट्री होता है, कल्चर होता है, पॉलिटी होता है, साथ में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो जीएस 1 में हिस्ट्री आपको पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। इनके 15 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट क्या कर रखी है हर क्वेश्चन की, 200 मैक्स वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, इससे कम थोड़ा आप लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, मैक्स लिमिट होती है वो। चलिए दूसरा पेपर है पेपर नंबर 5 GS 2। ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 15 होते हैं, क्वेश्चन वाइज मार्क्स 10 मार्क्स का होता है, 200 वर्ड्स लिमिट होती है और टोटल मार्क्स कितना हो गया 150 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पहला आता है इंडियन पॉलिटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो पॉलिटी एंड नॉट कम्युनिकेशन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके सेलियंट फीचर्स आते हैं, फंक्शंस एंड ड्यूटीज कौन सी होती है यूनियन की और स्टेट गवर्नमेंट की, फिर इश्यूज और चैलेंजेस जो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच में होती है, तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट उनके इश्यूज और चैलेंजेस इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रूरल और अर्बन लोकल गवर्नेंस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के ऊपर, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड देयर रूल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, और उसके अलावा नेशनल कमीशन हो गए, एससी के लिए, एसटी के लिए, बीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उनके फंक्शन स्ट्रक्चर, बिजनेस कैसे कंडक्ट करते हैं, उनके पावर एंड प्रिविलेज और जो भी इश्यूज उनके साथ आते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जुडिशरी, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कि इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे अधिकतर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर एक और नया सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में नहीं था वो मेंस में आता है, वो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, जिसको शॉर्ट में पबेड भी बोला जाता है। इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज कैसे थे कौटिल्य अर्थशास्त्र के, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, और ब्रिटिश रूल की लेगेसी क्या थी, ठीक है। फिर क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक होता है ना वो आपको ये सिखाएगा कि जो सिविल सर्वेंट होता है ना उसकी मोरल ड्यूटी क्या होती है, पब्लिक को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। एक सिविल सर्वेंट बनाने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनके इंटरवेंशन, जैसे डेवलपमेंट कैसे हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, उनके इश्यूज और कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारी चीज़ें पब्लिक में आती है। फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस जैसे कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या हुआ, एनजीओज क्या हैं, ठीक है, और अदर स्टेक होल्डर्स क्या हैं। फिर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जो कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती हैं। गुड गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। सिटीजन चार्टर CC,
आरटीआई, पब्लिक सर्विस एक्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, ठीक है। इसमें से सिटीजन चार्टर, आरटीआई और पब्लिक सर्विस, ये सिटीजन चार्टर और आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर एथिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल सर्वेंट के लिए, जो आपको सच में क्लास 1 to ऑफिसर बनने में, आपका जो थॉट जनरेशन करने में, वो सारी चीज़ें करने में, आपको आपके आइडियाज़ को रिन्यू करने में, आपके आइडियाज़ को इम्पैक्टफुल बनाने में, ये सारे दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एथिक्स जो होता है, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस में एसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एथिक्स के ह्यूमन बिहेवियर में, डायमेंशंस क्या होते हैं एथिक्स के, एथिक्स इन प्राइवेट और पब्लिक रिलेशंस में क्या होने चाहिए, फिर इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है पब्लिक सर्विसेज के लिए, आरटीआई क्या होता है, पब्लिक सर्विस एक्ट क्या होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ये एथिक्स में आता है। फिर ठीक है, एटीट्यूड में, एटीट्यूड में कंटेंट ऑफ फंक्शन, उसके इन्फ्लुएंस, रिलेशन, थॉट्स, बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंस के लिए क्या रोल होना चाहिए, परसुएशन कैसे करना चाहिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर आपकी मतलब अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपको काफ़ी बार ये इमोशनल इंटेलिजेंट यूज़ करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका, यूटिलिटी क्या होती है, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और गवर्नेंस में, ठीक है। ह्यूमन रूल्स क्या, वैल्यूज़ क्या होती है, फैमिली का रोल क्या होता है, सोसाइटी का क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, जिससे कि आप इम्पार्ट कर सके अपनी वैल्यू टू द सिटीजन्स को, ठीक है। फिर इश्यूज और चैलेंजेस क्या होते हैं इथिक्स में, जैसे कि करप्शन हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्ता हो गया, ठीक है। केस स्टडीज क्या है, सारे एबव एरियाज की वो सब कुछ आपसे पूछी जाती है। डायरेक्टली केस स्टडीज दे दी जाती है एथिक्स की, कि आप बताइए आप इस टाइप के होंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एथिकल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर आप एथिक्स का ये करते हैं पब्लिक सर्विसेज में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि आपको कैसे एथिकली चैलेंज चीज़ों को फेस करना है और कैसे आप उनको डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट पेपर है GS3। ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इंग्लिश गुजराती लैंग्वेज में आएगा। मार्क्स 150 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज मार्क्स है, 10 मार्क का ये हर क्वेश्चन होगा। 200 वर्ड लिमिट है और टोटल मार्क्स 150 है, ठीक है। अब इसके जो टॉपिक हैं, पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, पेपर 1 का देख लिया हमने, पेपर 2 का देख लिया। पेपर 1 में हमने देखा था कौन कौन से टॉपिक हैं, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, ठीक है। पेपर 2 में कौन कौन से हमने देखा, पॉलिटी, पबेड और एथिक्स, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट है। अब पेपर 3 में कौन कौन से होने वाले हैं वो हम देखेंगे, क्लियर। चलिए, पेपर 3 में है पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अधिकतर करंट अफेयर बेस्ड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। जो करंट अफेयर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी इनोवेशन क्या है ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए, फिर एवरीडे लाइफ में क्या इनोवेशन किए हैं, उसके कंसर्न क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, स्कोप क्या है, फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिके ICT में क्या है इंपॉर्टेंस, ई गवर्नेंस क्या है, साइबर क्राइम क्या है, कोई भी एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स जो होते हैं उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है वो। फिर इंडियन स्पेस प्रोग्राम पे क्वेश्चन आते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, इसरो का क्या है, उसकी एक्टिविटीज़, उसके अचीवमेंट, क्या सैटेलाइट प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या सैटेलाइट का यूज़ है ह्यूमन लाइफ्स में, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। फिर DRDO के बारे में, वो क्या नई रिसर्च कर रहा है, क्या चीज़ें उसने लॉन्च की है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। फिर इंडिया की एनर्जी नीड्स, जैसे कि एफिशिएंसी एंड रिसोर्सेज, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी पॉलिसी इन इंडिया एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। फिर सेलियंट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो न्यूक्लियर पॉलिसी का डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इंडिया में कैसे है, न्यूक्लियर पॉलिसीज क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया का क्या स्टैंड है उन पे। फिर 6 नंबर का डेवलपमेंट वर्सेस नेचर और एनवायरनमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उसका नेचर और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उन पे क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पूछे भी जाते हैं और बहुत सारी जगह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाटर पोल्यूशन आया तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वाटर पोल्यूशन का, कैसे हमको वाटर के लिए एनहांसमेंट करना है, वो SDG में है, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्लाइमेट जस्टिस क्या है, ठीक है।
एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, कोरिलेशन क्या है हेल्थ और एनवायरमेंट का, वो सारी चीजें क्लियर। फिर नेचर स्कोप और एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का और नैनो टेक्नोलॉजी का, हम इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एथिकली, सोशली, लीगली, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है इनके लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और क्या क्या इश्यूज रिलेटेड हैं इनके इम्पैक्ट के ह्यूमन लाइफ के साथ, ठीक है। अब अचीवमेंट क्या है इंडियंस की इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूछा जा सकता है, किसको नोबेल प्राइज मिला है, अभी जो रिसेंट नोबेल प्राइज मिला है वो किस फील्ड में मिला है, उसमें इंडियंस का कोई रोल है कि नहीं है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप हो रही है और नई टेक्नोलॉजीज कौन सी आ रही है, या फिर इश्यूज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो टॉपिक है लास्ट पेपर का वो है इकोनॉमी, पहला साइंस एंड टेक हो गया, दूसरा इकोनॉमी हो गई। जैसे कि GS2 था प्रीलिम्स में, इकोनॉमी था, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, करंट अफेयर्स था और ज्योग्राफी था। तो अधिकतर जो GS पेपर 2 होता है वो करंट अफेयर बेस्ड होता है, वैसे ये जो लास्ट पेपर होता है GS3, ये भी करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट को ज़्यादा लिंक किया जाता है टॉपिक्स में। तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी एंड प्लानिंग का। तो इसमें भी आपको अच्छा कुछ देखो, पहले तो इसमें मेजर फीचर्स इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फिर अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या ट्रेंड चले, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, फिर ये सारी चीज़ होती है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक होता है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेम मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर के गोल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क और नीति आयोग, ठीक है, इसका क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपको बता अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब किया गया था, उसके इफेक्ट क्या है, इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन कैसे किया गया है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स क्या है इंडिया के एंड गुजरात के, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, उसके कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्स्ट्रेंट, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, उसने पंजाब के किसानों को कैसे इम्पैक्ट किया, वहाँ की सॉइल को कैसे इम्पैक्ट किया, उसके ऊपर बहुत सारी की स्टडीज भी आती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके अलावा फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर प्राइसिंग, फूड प्रोक्योरमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इंडियन पब्लिक फाइनेंस में इंडियन टैक्स सिस्टम, जिसमें GST सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फिर सब्सिडीज इंडियन इकोनॉमी की, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, GST और उसके इम्प्लीकेशंस, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उनसे क्या क्या रिलेटेड इश्यूज हैं कंसंट्रेशंस के, लार्ज वर्सेस स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनकी लोकेशन, उनके ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, कॉटेज इंडस्ट्री, उनके परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते हैं पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें डेमोग्राफिक फीचर्स जैसे कि पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, सेक्स एंड एज कॉम्पोजिशन, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में। रूरल डेवलपमेंट, उसके चैलेंजेस, पॉवर्टी ट्रेंड्स क्या है, इनइक्वालिटी मेजरमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ वर्कफोर्स, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म क्या हुए, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया इन ग्लोबल इंडाइसेस, इंडिया की क्या पोजीशन है अलग अलग इंडाइसेस में, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल क्रिएटिविटी इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने इनको लॉन्च किया है, इंडिया का क्या रोल है, जो फर्स्ट कंट्री आई है वो कैसे आई है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, इंडिया को क्या मूव्स लेने चाहिए इंडेक्स में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंडाइसिस पे देखने को मिलते हैं। फिर गुजरात की इकोनॉमी का एक ओवरव्यू, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन में गुजरात इकोनॉमी के रिसेंट डिकेड्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट में, वाटर रिसोर्सेज में, माइनिंग में, फिर डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,
कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या है गुजरात में और इनके इम्पैक्ट क्या है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एनर्जी क्या है, पोर्ट क्या है, रोड क्या है, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, कोई नया न्यूज़ में है उनके बारे में, तो टेलीकम्युनिकेशन या फिर इनके सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी में आते हैं। फिर लास्ट जो टॉपिक है हमारा करंट इवेंट्स, तो जो करंट में टॉपिक्स चल रहे होंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इंटरनेशनल इवेंट कोई हुआ है, नेशनल इवेंट्स कुछ हुए हैं, कोई सबमिट हुई है बड़ी, कुछ G20 सबमिट हुई है, उसमें कुछ मेजर डिसीजंस निकल कर आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ आया है उसके ऊपर, कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है उसके बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर पॉलिटी में कुछ नया लैंडमार्क जजमेंट आया है वो पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में कुछ नया हुआ है वो पूछा जा सकता है, कोई कल्चरल साइट नई इनोवेट हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोई नया नेशनल पार्क को कनेक्ट किया गया या कुछ कुछ भी क्वेश्चन जो करंट इवेंट में चल रहा है, करंट न्यूज़ में चल रहा है 1 ईयर के अंडर में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पेपर 3 में भी 3 टॉपिक है, कौन कौन से? पहला है आपका साइंस एंड टेक, दूसरा है आपका इकोनॉमी और तीसरा है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 3 टॉपिक है। तो इस तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के हमने पेपर 3 और पेपर 4, 5, 6 सबके हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किस टाइप का सिलेबस आपका डिटेल में रहने वाला है। पेपर 1 में हमने देखा था गुजराती का पेपर है, ठीक है, गुजराती का हमने डिस्कस कर लिया, उसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर गुजराती टू इंग्लिश कन्वर्जन, फिर रिपोर्ट टू स्पीच, मतलब आपको क्या लिखना है, फिर इनॉग्रेशन हो रहा है या कहीं पे एजुकेशनल स्पीच देनी है तो उसके लिए आप गुजराती में कैसे लिख सकते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट गुजराती व्याकरण, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर पेपर 2 हमने सेम कंटेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट, स्पीच, और ठीक है ये लेटर राइटिंग, फिर कन्वर्जन वाले टॉपिक, गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। फिर इंग्लिश ग्रामर इस टाइप के आएंगे, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। पेपर 3 वाला हमने देख लिया, ऐसे आपको लिखने आएगा, ठीक है, 3 ऐसे आपको लिखने हैं। फिर पेपर 4 में हमने डिस्कस किया 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, कल्चर और कौन सा था, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी था, ठीक है। फिर पेपर 5 में हमने देखा था 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, ठीक है, ये तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो एक आपके सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, वो आप देखना है, पेपर 5 में होंगे। फिर पेपर 6 में हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, पूरा करंट अफेयर बेस्ड पेपर 6 आपका रहेगा। तो ये टोटल 6 पेपर होते हैं, 6 ही डिस्क्रिप्टिव होते हैं, हर पेपर में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क का होगा, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 को छोड़ के। उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ पेपर 1, पेपर 4, 5, 6 के बारे में 15 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा, 200 वर्ड लिमिट्स में आपको लिखना है, और सारे पेपर जो रहेंगे वो 150 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल जो नंबर्स हैं वो 900 में से आपके आएंगे, ठीक है, 900 में से आएंगे, प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू टेस्ट होगा, और टोटल आपकी जो रैंक डिसाइड होगी वो 1000 मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है मेंस के बारे में, जीपीएससी मेंस किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, और किस तरीके से आपको पढ़ना है, किन पे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप जीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं, जो 7 जनवरी वाला एग्जाम हुआ था, अगर उसका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर होता है या नहीं होता है, तो भी आपको मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक टेक्निक होती है जो आपको इस कसौटी में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, मतलब कि मेंस की जो कसौटी है उसमें आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का काम करेगी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपने जो पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कुछ सही नंबर ऑफ वर्ड्स में, प्लस आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जीपीएससी मेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक और हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा 1 ईयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की एक साथ तैयारी करनी है,
क्या आपका 1 ईयर का पूरा फुल स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आप जीपीएससी 2024 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस आपको देखने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।